आज के शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की माशी कारकर्दगी दावे धरे के धरे रह गए। 3.5 साल में मुल्की कर्जों में मजमूई तौर पर 18 खरब रुपए का इजाफा। वजीर आजम इमरान खान के कौम से किए गए बुलंदो बांग दावों की कलई खुल गई। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, इस हुकूमत के आने के बाद और इस हुकूमत के आने से कबल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत यानी इमरान खान साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वज़ीर आज़म है इस वक्त, उनकी तरफ से मुसलसल अगर कोई एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा करती थी वो ये थी कि वो एक नैरेटिव जो है बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। वो नैरेटिव चाहे सच की बुनियाद पर हो या झूठ की बुनियाद पर हो, यानी फैक्चुअल हो या फैक्चुअल ना हो, लेकिन एक नैरेटिव बनाकर अपने वोटर्स और अपना जो वोट बैंक है उसको चार्जअप जरूर कर देते हैं। जैसे वो मैं जिस तरह कह रहा हूं कि नैरेटिव जरूरी नहीं कि वो हकायक पर मबनी हो, लेकिन एक नैरेटिव बनाने में वो माहिर समझे जाते हैं। अब इस बात को जहन में रखते हुए मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी कारकर्दगी आपके सामने रखूंगा। आज क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार कह रही है कि एक आलमी साजिश उसके खिलाफ हुई है, वो इस बात असल बात जो आलमी साजिश की है वो तो शायद तहकीकात हो या ना हो या फिर वो सही है या नहीं है, उसके बहुत से थ्योरीज हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ असल साजिश हुई वो साजिश थी जो उसने वादे किए, जो उसने दावे किए, और जब वो वादे दावे पूरे नहीं हुए, वो फर्क सिर्फ वोटर्स पे नहीं पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एमएनएज उसके साथ खड़े नहीं हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अलाइज उसको छोड़ गए। लेकिन मैं आपको स्टार्ट करता हूं मईशत के हवाले से। आप जानते हैं कि मईशत पर और करप्शन की स्टोरीज पर हमने काफ़ी डिटेल आपके सामने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज रखी हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई, हुकूमत में आने से कबल इन्होंने बार बार कहा कि हम IMF की गुलामी में नहीं जाएंगे, बल्कि इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि IMF जो हुक्मरान IMF के पास गए वो घुटने टेक देते हैं, वो IMF के आगे इस वक्त उनकी सख्त शराइत के आगे अवाम के जो मफाद है उसको भूल जाते हैं, ये सब कुछ कहते थे। ये एक बयानिया था जो हुकूमत में आने से कबल उन्होंने बनाया था। जब हुकूमत में आए तो तकरीबन 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला, यानी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स थे, ज़खायर थे, वो कम हो रहे थे। पाकिस्तान की करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस वो थी, और एक मुश्किल सूरत हाल माशी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिसका सामना था। अब एक नैरेटिव और एक बयानिया उन्होंने अपने वोटर्स में यह बनाया था कि IMF के पास जाना गलत होता है, IMF के पास जाना गुलामी होती है, और इसी नैरेटिव को यह हुकूमत लेकर आगे बढ़ी। जब हुकूमत में आई, असद उमर साहब वजीर खजाना थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जिनके बारे में तासुर यह था कि असद उमर साहब इज वेल ट्रेन्ड, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द इकोनॉमी। उनका मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया, उनको हर चीज पता है, ही कैन डू एनीथिंग, एक सुपरमैन है। तो उनके बारे में जब वजीर खजाना आए तो एक तासुर यह दिया गया कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के माशी मसाइल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक नैरेटिव बना के रखा। असद उमर साहब ने कौमी असम्बली और मुख्तलिफ मौके पर तकारीर भी करी, जब उनसे बार बार यह पूछा जा रहा था और एक तरह से तनबिया में भी हो रही थी, अपोजिशन भी कर रही थी कि आपका जो ये बयानी है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, आप क्यों नहीं जा रहे IMF के पास, बार बार लोग सवाल पूछ रहे थे। असद उमर साहब उस वक्त क्या कहते थे, पहले आपको सुनाते हैं। 2 उनके बयान हैं, पहला वाला बयान सुने जरा क्या कहते थे। हाँ, नहीं करेंगे वो फैसले जो पाकिस्तान की आवाम की हक में ना हो, डट के मुकाबला करेंगे, अपना केस लड़ेंगे, और वो केस लड़के जीत के दिखाएंगे। IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो यह भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है। इंशाअल्लाह ताला आपको जैसे हमने दिखाया है, जुबानी बात नहीं कर रहे स्पीकर साहब, जुबानी बात नहीं कर रहे, ज़मानी बात नहीं कर रहे। ये एक बयानिया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया कि हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, IMF की सख्त शराइत को नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं। फिर ये बात दोहराई भी गई 2019 में भी उनका ये बयान है। मैं एक और सुनाता हूं, जब उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे या हम अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी की शराइत पे जाएंगे, क्या कहा था, लेट्स से दिस। पे मुआहदा करना अच्छी बात होती है तो फिर तो और बात है, हम इसको नहीं मानते। हमारे ख्याल में मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे, क्योंकि हमने मुतबादिल इंतजामात कराए गए हैं, और ये अहम बात है पाकिस्तान में सब लोगों के, अवाम के लिए भी। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, IMF के साथ हमें कल एग्रीमेंट साइन करने की कोई जल्दी नहीं है। हमने मुतबादिल इंतजामात कर लिए हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात चलते रहेंगे। जब
ऐसा हमें मुआहदा सामने नजर आया। ये असद उमर साहब का बयान आपने सुना। इन्होंने कहा जी कि हमारे पास बायलैटरल ताल्लुकात, बायलैटरल जो उस वक्त उन्होंने बात की थी कि हमारे चीन, कतर, सऊदी अरब, मुख्तलिफ ममालिक से बायलैटरल इन्फ्लोज का हमें तवक्को है। तो हमारा जो भी हमारी नीड्स हैं वो होम स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम कहा कि हम ये करेंगे और हमें IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके चली। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि यू टर्न्स में महारत, यानी एक बयानिया बनाना, फिर यू टर्न करना, फिर नया बयानिया बनाना और फिर उसको अपने वोट बैंक को देना आगे उनको, फिर जो भी आप समझ लें कि वोट बैंक मान भी जाता है उस बयानिए को, और फिर ये लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है कब से। ये इस बारे में हुआ। हमने देखा कि IMF के बारे में बयानिया बनाया कि नहीं जाएंगे, सख्त शराइत को नहीं मानेंगे। फिर कुछ दिन बाद IMF प्रोग्राम में जाना पड़ गया, माशी हालात बिगड़ गए। मेरी नजर में ये पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से इमरान खान गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट का पहला यू टर्न था। जब हुकूमत ने यह कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे, सख्त शराइत में नहीं जाएंगे, यूं नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर खुद इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया कि यह गलती थी। उन्हें IMF के प्रोग्राम में जो नहीं गए, जो देर, एक नहीं कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा, मैं एक इंटरव्यू मुईद पिरज़ादा साहब को उन्होंने दिया था, लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा था इस बयानिए से यू टर्न जब लिया इमरान खान साहब ने, लेट्स से दिस। तो वो बात ठीक थी कि हमें ज्यादा जल्दी जाना चाहिए था, यानी फिर तस्लीम किया गया इस बात को कि हमने जो ये बात की थी कि हम नहीं जाएंगे, हम देर कर रहे थे। IMF के पास जाना दुरुस्त है या गलत है, मैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे नहीं जा रहा, किन शराइत पे जाना है दुरुस्त या नहीं, इस पे भी नहीं जा रहा। लेकिन इनके इस डिलेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वजह से, कि फैसला ना करने की ताकत की वजह से, पॉलिसी डिसीजंस ना लेने की ताकत की वजह से पाकिस्तान का इस दौरान मुसलसल नुकसान होता रहा। यानी मैं आपको बताऊं कि गैर यकीनी सूरत हाल रही जो मुसलसल इस हुकूमत के दौर में रही। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कहां रही, किस तरह रही। लेकिन इस गैर यकीनी सूरत हाल का फायदा ना सिर्फ स्पेकुलेटर्स ने उठाया जो करेंसी के साथ खेलते रहे, करप्शन होती रही, क्या क्या होता रहा, शायद ये किससे बाद में खुलेंगे, लेकिन इस गैर यकीनी का नुकसान फॉरेन इन्वेस्टर्स की सूरत में हुआ। इस गैर यकीनी का सूरत हाल और मुख्तलिफ सूरतों में हुआ। मैं आपके सामने डॉक्यूमेंटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे, वो आपके सामने रखूंगा। आपको अंदाजा होगा कि ये जो बयानिया बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिससे फिर बाद में यू टर्न लिया, IMF प्रोग्राम में गए, तो उससे नुकसान क्या हुआ। स्टेट बैंक की जो 2018-19 की स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट थी, उसमें स्टेट बैंक ने वाज़ेह तौर पे लिखा कि हमने कोशिश तो की, द ओवरऑल रिजर्व पोजीशन रिमेन्ड चैलेंजिंग एज प्लगिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फाइनेंसिंग एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट एज द ईयर प्रोग्रेस्ड इट बिकेम ऑब्वियस। यानी हमारे पास कोई चारा ही नहीं था कि हम बायलैटरल इन्फ्लोज से हमारा मुल्क नहीं चल रहा था, हम चीन की और चाइना और किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे थे, तो वी नीड अ सब्स्टिट्यूट, वी नीड अ IMF प्रोग्राम, स्टेट बैंक कहता है। फिर बियॉन्ड डायरेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट बीइंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द IMF प्रोग्राम gives comfort to other international financial institutions and helps the governments in its efforts to attract foreign investors and raise funds from the international capital markets। तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, इसका नुकसान ये हुआ नाज़रीन कि आपके जो इंटरनेशनल कैपिटल इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, स्टेट बैंक कहता है कि आपकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी जहां से आपको पैसा मिल सकता था, इस वजह से कि हम IMF प्रोग्राम में नहीं गए, उस अम्ब्रेला में नहीं गए, इस वजह से हम उन तमाम चीजों से मुस्तफीद नहीं हो सके। हम कोशिश करते रहे कि हम दूसरे ममालिक की सपोर्ट या इन्फ्लोज या कर्जे लेकर बायलैटरल तरीके से चला सके मुल्क को, लेकिन इस गैर यकीनी की सूरत हाल का स्टेट बैंक कहता है हमें नुकसान हुआ, क्योंकि हम बहुत से ऐसे फंड्स जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या दूसरे ममालिक से आ सकते थे या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से आ सकते थे, वो हम पाकिस्तान अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने के लिए उन सारे फंड से मुस्तफीद नहीं हो सका। यह नुकसान हुआ। इसके साथ साथ और क्या नुकसान हुआ, जब हम IMF के पास डिले करके गए, यानी हमने IMF को डिले किया और फिर उसके बाद जिन शराइत पर हम गए, उन शराइत से जो नुकसान मुल्क का हुआ वो मैं नहीं कहता, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट आपके सामने रखी है। अब आपको बताता हूं कि खुद इस हुकूमत के इस वक्त वजीर खजाना शौकत तरीन साहब एक इंटरव्यू में जनाब शाहजेब खान को बताते हैं कि जब हम मुश्किल शराइत के साथ डिले करके IMF के पास गए तो उसकी वजह से हमें शरह सूद 13% करनी पड़ी, हमारा बहुत नुकसान हुआ मईशत का, हमारा एक्सचेंज रेट गिरा। क्या कहते हैं शौकत तरीन साहब, वजीर खजाना खुद बताते हैं, जो इस वक्त के उस वक्त वो नहीं थे, वो बताते हैं कि डिले करने की वजह से हमारा नुकसान क्या हुआ, कितनी सख्त शराइत के साथ हम लोग गए IMF के प्रोग्राम में। लेट्स हियर दिस ऑल्सो। तो हम क्या कह सकते हैं नाज़रीन कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत को, ये एक सवाल है, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा यहाँ पे बैठ के हम कोई स्टेटमेंट देने नहीं बैठे, आपके सामने सारे फैक्ट्स रख रहे हैं कि किस तरह से क्या पहले कहा गया, फिर किस तरह यू टर्न लिया गया, उस यू टर्न का नुकसान आपने देखा क्या हुआ, वो भी मैं नहीं बताता, वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट बताती है, वो खुद शौकत तरीन साहब की ज़बानी आपने सुना।
तो इस ब्रेक पे जाने से कबल शायद हम ये सवाल उठा सकते हैं या ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को कोई और, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई और साजिश नहीं बल्कि उनका अपना बयानिया ले डूबा, अपना बयानिए में फंस गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद उस बयानिए से, जिस बयानिए को बनाया था, फिर उसको पूरा करने के लिए और फिर जो मुश्किलात आती रहीं और जिस वजह से फिर आपने सुना शौकत तरीन साहब कहते हैं हमें एक्सचेंज रेट बढ़ाना पड़ा, बिजली के बिल बढ़ाने पड़े, हमें महंगाई करनी पड़ी क्योंकि हम डीले से गए, पहले फैसला नहीं कर सके, नुकसान हुआ मुल्क का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने एक और बड़ा वादा किया था। वो वादा था टीम का। वादा क्या था? नैरेटिव था, वो भी बयानिया था कि टीम है उनके पास बड़ी जबरदस्त। आपको बताएंगे क्या बयानिया था और उसका असली में हमने क्या चेहरा देखा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम आपके सामने सब कुछ बेनकाब कर रहे हैं कि क्या वादे थे, क्या दावे थे। ये वादे दावे मैनिफेस्टो ये तो हर पार्टी बनाती है। आप कहेंगे कि जी हर जमात ही बनाती है मैनिफेस्टो, हर जमाती पार्टी अपना बताती है, बुलंदोबांग दावे करती है। तो ये वादे दावे तो चले ठीक है, हर पार्टी का हक है, वो अपने वोटर्स को बताती है, उस बुनियाद पर वोटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर नैरेटिव बनाया जाता है, बयानिया बनाया जाता है पहले, फिर उस बयानिया से पलटा जाता है। उस बयानिया बनाने का नुकसान अलग होता है कौम को, मईशत को। इसी तरह से एक और बयानिया बनाएगा। वो बयानिया आज से 22 साल से हम सुनते आ रहे थे और खासतौर पे 4-5 साल हुकूमत में आने से कबल हम सुन रहे थे। वो बयानिया ये था कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि उनके पास एक टीम है, उसमें प्रोफेशनल्स हैं, उसमें टेक्नोक्रेट्स हैं, उसमें ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान को बदल सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत में वो बेसिक रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जिन रिफॉर्म्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है। अच्छा, इस टीम का सुन के हम लोग भी हम कहते थे कि आखिरकार कोई बाहर रखे हुए ऐसे लोग हैं, कोई हीरे हैं, कहाँ से लेकर आएंगे। जब एकदम से इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो शायद एकदम आ जाएंगे यहाँ पर। कोई कहता था 200 की टीम है, कोई कहता था 100 लोगों की टीम है, कोई कहता था टेक्नोक्रेट्स की टीम है, कोई कहता था पॉलिटिशियन। तो हम एक टीम की तरफ जो इस वक्त हम देखते थे। मैं आपको सुनाता भी हूँ इमरान खान साहब का बयान, जब वो माजी में आते थे और आप नाम को हम सबको बताते थे कि एक टीम है। क्या कहते थे? लेट्स हियर दिस। इंशाल्लाह एक ऐसी टीम आपके सामने लाया हूं। कभी पाकिस्तान में ऐसी टीम नहीं आई क्योंकि वो मेरिट पे होगी, कोई सिफारिशी स्कीम में नहीं आएगा। हर महीने में 2 दफा हम सेमिनार करवाएंगे। कभी आपके अपने सामने माशी पॉलिसी लेके आएंगे और सबसे बड़ी चीज कि आपके सामने टैक्स का निजाम लेके आएंगे कि कभी मुल्क को किसी से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। तो एक ऐसी टीम आएगी जो मुल्क के सारे मसले हल कर देगी, ना हमें कर्ज मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें टैक्स पे हमारे मसले हल हो जाएंगे। एक ऐसी जादू की छड़ी, एक ऐसी टीम होगी इमरान खान साहब की जो सब कुछ आते ही सही कर देगी। लेकिन मैं आपको टीम के बारे में बताता हूँ। फाइनेंस की टीम से आज बात करते हैं क्योंकि आज बात फाइनेंस मिनिस्ट्री की हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तकरीबन 3.5 साल के अरसे में वजीर आजम इमरान खान साहब की टीम 4 बार तब्दील हुई, यानी 4 बार वजीर खजाना आए। पहले असद उमर साहब आए। असद उमर साहब अगर अच्छे थे, मईशत सही चल रही थी, तो वो फिर क्यों बदले? उसके बाद हफीज शेख साहब आए। फिर हफीज शेख साहब ने जब IMF प्रोग्राम मंजूर करा लिया तो उसके ठीक 2 हफ्ते के लिए हमाद अजहर साहब आ गए। फिर जनाब शौकत तरीन साहब आ गए। 4 बार, उसमें से 2 भी जो थे, शौकत तरीन और हफीज शेख, वो पीपल्स पार्टी के फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑलरेडी रह चुके थे। ये तो आपकी थी फाइनेंशियल टीम। इसके बाद आपने टैक्स रिफॉर्म्स की बात की। तकरीबन हमने देखा इमरान खान साहब के दौर में 7 चेयरमैन FBRs और 6 बार फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हुए, 5 बार बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन तब्दील हुए। तो वो कहां गई वो टीम जो आप कहते थे कि आप लेकर आएंगे? और 3.5 साल के मुख्तसर अरसे में 7 चेयरमैन FBR, 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन, 6 फाइनेंस सेक्रेटरी और 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील करने के बाद भी वो कहते हैं कि उनके पास एक टीम मौजूद है। अब वो टीम थी तो किधर थी? और ये जो म्यूजिकल चेयर चल रहा था, ये क्यों चल रहा था आखिरकार? ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो इस प्रोग्राम में हम उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो टीम बदलने से नुकसान क्या होता है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि टीम बदलना तो शायद अच्छा है कि अगर कोई बंदा, जैसे इमरान खान साहब तो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर साहब, कि कोई अच्छा प्लेयर नहीं डिजर्विंग है टीम में तो उसको चेंज कर दिया जाए। लेकिन टीम बदलने का नुकसान भी होता है। टीम बदलने का नुकसान किस सूरत में होता है ये भी आपको बताते हैं। जब फाइनेंस सेक्रेटरी यूनुस डागा साहब दौरान मुज़ाकरात IMF के साथ एक डील तय कर चुके थे, उसके बाद जब उनको हटाया गया तो दोबारा जब टीम नेगोशिएट करने गई IMF के साथ तो शराइत और ज्यादा कड़ी हो गई। यूनुस डागा साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर, शाहजेब खानजादा साहब को एक इंटरव्यू के अंदर साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया कि जब वो जनवरी में मुज़ाकरात कर रहे थे, फिर 2 महीने बाद जब मुज़ाकरात हुए तो टीम बदल गई, मुज़ाकरात के बीच में टीम बदल गई। और टीम बदलने से नुकसान क्या हुआ, जरा ये सुने।
बार बार टीम बदलने से क्या नुकसान हुआ कि पहले शरायत कुछ और थी, बाद में शरायत कुछ और हुई, आपने पूरी टीम बदल दी। वो कहते हैं स्टेट बैंक की टीम बदल दी, सारी टीम आपने बदल दी। और एक नहीं 6 बार फाइनेंस सेक्रेटरी बदला, 7 बार आपने चेयरमैन एफबीआर बदला, 5 बार बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला। तो कहां गई वो टीम? फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये तवक्को रखी थी क्योंकि जब पहला साल किसी हुकूमत का होता है, मैं अभी आपके सामने जो चीजें गिनवा रहा हूं ये पहले साल दूसरे साल ही की हैं, आगे और बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, पूरे प्रोग्राम्स पढ़े हुए हैं जो आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जब इन्होंने ये कहा कि हम टीम बदल रहे हैं, आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ये सब कुछ इससे भी पहले, यानी इससे भी थोड़ा पहले आपको लेके चलें, तो जब पहला साल हुकूमत का होता है, जिसको हनीमून पीरियड भी कहा जाता है कि इस पीरियड के अंदर गवर्नमेंट मुश्किल फैसले कर सकती है, यानी वो फैसले जो रिफॉर्म्स इनको कहा जाता है, जो मईशत में बेसिक इस्लाहात कर सकते हैं, जिससे मईशत की सिमत दुरुस्त हो सकती है, वो फैसले हुकूमत कर सकती है। तो हम तवक्को रख रहे थे कि इमरान खान साहब आएंगे तो पहले साल के अंदर वो बुनियादी माशी इस्लाहात जिनका वो खुद हमें बताते थे ऑपोजिशन में रहते हुए, वो सारी इस्लाहात करेंगे, कोई इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश करेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स, ये सब। लेकिन इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने आके क्या ऐलानात करना शुरू कर दिए, उन्होंने मुर्गियां देना, अंडे देना, कट्टे देना, क्या क्या कहने लगे, जरा सुने कि ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं। इस वक्त ना मुर्गी मिली, ना अंडे मिले, ना कट्टे, कुछ भी नहीं हुआ, सब ऐसी का ऐसी रहा। फिर ये सवाल पूछा जाने लगा कि आप लोग इतना बड़ा तजारती खसारा, इतना सारा मुल्क का कर्जा, ये सब कैसे उतारेंगे, ये क्या आपका प्लान है, किस तरह से आगे बात बढ़ने लगी है? तो इस पर भी एक बयानिया सामने आ गया। वो बयानिया ये था कि हम अपने अखराजात यानी सरकारी अखराजात कम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में 534 मुलाजमीन है, इतनी गाड़ियां, मर्सिडीज, ये वो भैंसें रखी हुई हैं दूध देने, और फिर ये भी कि गवर्नर हाउस है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, हम इन सबको खत्म करेंगे, हम इसके जरिए जो खर्चा बचेगा मुल्क का कर्जा उतारेंगे। वो क्या कहते थे पहले आपको सुनाते हैं, कर्जे की तफसीलात तो मैं आगे ब्रेक में, लेकिन पहले जरा सुने कि वो क्या कहते थे कि स्ट्रैटेजी क्या है गवर्नमेंट की, ऑस्टेरिटी, कि वो कहते थे किफायत शारी के जरिए चीजों को, मईशत को दुरुस्त करेंगे। क्या किफायत शारी की मुहिम थी? लेट्स हियर दिस। प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बन गई, गवर्नर हाउस में गवर्नर भी नहीं रहते, सब कुछ हो गया, आपने देखा है, आप सब भी, ये भी एक बयानिया था। और मुझे नहीं समझ में आता, जो जिस पार्टी के जो भी वोटर्स हों उनमें ये समझ होनी चाहिए कि वो उस पार्टी से सवाल उठा सकें कि आप, वो कोई भी पार्टी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कि आपने ये कहा था और अब आप जब ये नहीं कर रहे तो उसके लिए उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और शायद यही वोट की ताकत होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं गवर्नर हाउस में कोई नहीं रहेगा, गवर्नर हाउस में सब रह रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी हैं, उनके पास उनके अखराजात भी वही के वही हैं, शायद बढ़ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप खुद रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी पीछे 27 अरब का कोई प्रोजेक्ट है, बनी नहीं बनी कुछ नहीं पता, सीएम हाउस केपी के वैसी का वैसे ही है, सब कुछ वही का वही चल रहा है। लेकिन ये सब करके आपको कर्जे उतारने थे मुल्क के, ये कम करके अखराजात आपको मुल्क के कर्जे उतारने थे, यानी ये अखराजात कम होते तो हम कर्जे उतार देते, लेकिन कर्जे तो और बढ़ गए। मैं कर्जों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद के कर्जे कितने बढ़े और कैसे बढ़े और क्यों बढ़े, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने अहम तरीन दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स, खुद इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स, उनकी टीम की स्टेटमेंट्स, सारी तफसीलात रख रहे हैं। एक बात जो मैं जाते जाते कह के गया था कि इन्होंने कहा कि हम अपने अखराजात कम करेंगे, मुल्क का कर्जा उतारेंगे, फिर उसके बाद कर्जों में जो कर्जे तो कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन कर्जे बढ़ गए, कर्जे बढ़ गए। 3.5 साल के अंदर 18 खरब रुपए के कर्जे आपने लिए। जो मजमूई पब्लिक डेट है, उसके जो लेटेस्ट फिगर्स इशू हुए हैं, वो 18 ट्रिलियन का इजाफा है, 42 खरब रुपए तक पहुंच गया पब्लिक डेट। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 10 साल में अगर किया था, वो आपने 3 साल में कर दिया। 3 साल में आपने कर्जों में 18 खरब का इजाफा कर दिया। अब ये कहेंगे जी कि कर्जे उतारने के लिए दे रहे हैं, कर्जे हम रीपे कर रहे थे, ये कर्जा ऐड ऑन होता गया, पब्लिक डेट बढ़ता गया, आपकी डेट सर्विसिंग यानी जो आप सूद की अदायगियां करते हैं
उसमें भी इजाफा हुआ। अगर मैं आपको तफसीलन बताऊं तो, और वो क्यों हुआ नाज़रीन, ये बताना बड़ा जरूरी है। कि मईशत की कारकर्दगी खराब हुई तो इसलिए हुई कि इनकी अपनी फाइनेंस टीम जो गलत फैसले करती रही, डिलेड डिसीजंस लेती रही, और जो जिस तरह से IMF के साथ मुज़ाकरात हुए, जो शरह सूद को 13% पे दोबारा बढ़ा दिया गया है। बिजनेस कम्युनिटी अभी से कंसर्न है कि दोबारा शरह सूद बढ़ा दिया गया है। बिजनेस कम्युनिटी क्या, हर कोई कंसर्न है, जो भी मुलाजमत करता है नहीं करता वो इससे इफेक्ट होने जा रहा है। दोबारा शरह सूद तो बढ़ा है, लेकिन जब 13% हुआ था उसकी वजह से इनके अपने डेट सर्विसिंग यानी सूद की अदायगी 1500 अरब से बढ़कर 3000 अरब रुपए हो गई थी। यह फैसला किसी नवाज शरीफ या आसिफ ज़रदारी की हुकूमत ने नहीं, बल्कि खुद इनकी गवर्नमेंट ने किया था। ये खुद यहां के स्टेट बैंक ने बढ़ाए थे। मैं खुद नहीं कहता। लेट्स हियर दिस के शौकत तरीन साहब भी एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि जो ये किया, डेट प्रोफाइलिंग करी इन्होंने, और उसका नुकसान जो हुआ कि इनको 1500 के बजाय 3000 अरब का डेट सर्विसिंग हो गई इनके चार्जेस। लेट्स हियर दिस क्या कहा था। ये आपने किया इस पर मुल्क की 13%, फिर कम किया, फिर 13, अब दोबारा। ये तो मईशत के साथ जो खिलवाड़ होता रहा ये अपनी जगह, लेकिन फिर मैं आपको जाते जाते क्योंकि कुछ मिनट है, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब का एक और जो बयानिया था और जो एक इमेज हमारे जहनों में है, जब वो अपोजिशन में थे, जब धरने के दिन थे, 128 दिन का धरना था, तो एक बार उन्होंने बिल जलाया था, बिजली का बिल जलाया था। मैं आपको वो फुटेज दिखाता हूं, उसके बाद दिखाता हूं कि जब इनकी टीम गई के लिए IMF के साथ, तो वहां IMF ने उनको क्या कहा था। पहले जरा देखें कि क्या बयानिया बनाया था अपने वोटर्स के लिए। लेट्स सी दिस। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। मतलब खुद ही इस आपने बिल जला के लोगों को बताया था। आज वो बिल जो है लोगों के दिल में, इस पर जब दिल जलाता है तो वो लोग दिलों में जल रहे होते हैं, लेकिन आपकी फाइनेंस टीम के दिल पर क्या गुजरती है वो भी जरा देखें। शौकत तरीन साहब जब गए IMF तो उन्होंने कहा जी कि हम तो वो $500 मिलियन जो लिया था हफीज शेख साहब के जमाने का, वही उसी को लेकर अभी तक भुगत रहे हैं। उन्होंने, उनके अल्फाज है कि हम भुगत रहे हैं उसको, यानी आपकी जो टीम ने डिसीजंस लिए वो खुद आपकी टीम ही बता रही है कि पिछली टीम ने खराबियां करी हैं, किसी पिछली हुकूमत ने नहीं करी, वो आप ही की गवर्नमेंट ने की। जब बिल IMF ने कहा, क्या क्या कहा IMF ने जब ये गए वहां पर मुज़ाकरात के लिए, इस पर शौकत तरीन साहब की ज़बानी सुनते हैं। लेट्स हियर दिस। जो हम लोगों ने $500 मिलियन ले लिए थे ना, वो भुगत रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो फिस्कल वगैरह साइड जो है वो सारा कुछ तय हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक आधी चीज़ रह गई है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस फोरम पे वो डिस्कस करूँ। अब सफ़र वहाँ से शुरू हुआ जहाँ हम लोगों ने मार्च में छोड़ा था। मार्च में जब हमने $500 मिलियन लिए थे, तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे, वो हमने काफ़ी हद तक इस पर बहुत बहस हुई। बहस इसलिए हुई कि उन्होंने कहा ये तो भाईजान आप पैसे ले लिए और हमने अपने बोर्ड से ये सारा अप्रूवल करवाया हुआ है, हम अपने बोर्ड के पास कैसे जाएंगे कि जनाब वो तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। मैंने बारहा उनको कहा कि देखें, हमारे जो हमने ब्रॉडनिंग की बात की है और अपने टैक्स की बात की है, तो हमारी तो एक तो ग्रोथ हमारी अच्छी होना शुरू हुई है, और दूसरा ये है कि हमने टैक्स जो है हमारा तकरीबन 200 अरब रुपये 4 महीनों में अपने टारगेट से ज़्यादा है। अगर समअप करें तो आपको बताते चले, मैंने जिस तरह कहा कि हमारे पास बहुत सारी तफसीलात हैं, ये सिर्फ एक बयानिया है मईशत का, और शायद ये पहला साल है जिसकी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या फैसले ना किए तो क्या किए, और करने से नुकसानात क्या हुए, वो सब आपके सामने रखे हैं और सारे फैक्ट्स की बुनियाद पे रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूं कि करप्शन का बयानिया था, कर्जों का बयानिया, महंगाई का बयानिया था, फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी का एक बयानिया था, हर चीज का एक बयानिया था इमरान खान साहब का, और वो है अभी भी। लेकिन उस बयानिए को हम करेंगे बेनकाब फैक्ट्स के साथ, आपके सामने आते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।